नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद उत्तराखंड में बीजेपी में दो बातें बहुत ही साफ हो गई है। ये साफ तय कर दिए इस जनसभा ने, पहली बात 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और केवल लड़ा ही नहीं जाएगा, विरोधियों की एक भी नहीं सुनी जाएगी। जो बीजेपी में ही अंदर की राजनीति है, जो पुष्कर सिंह धामी के विरोधी है। बीजेपी में दो ही मुख्य लाइन है इस वक्त, एक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन इसके विपरीत उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे मौके आए जब कांग्रेस उत्तराखंड में माहौल बना सकती थी, लेकिन ये तीनों ही मौके अब निकल चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस इन मौकों को चूक गई और उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता भी सामने आ गई इन तीनों मौकों को चूकने के दौरान। ये मौके कौन से थे, इन पर बात करेंगे और बात करेंगे आज बीजेपी और कांग्रेस को लेकर 2027 की लड़ाई से पहले की जा रही तैयारियों पर और कुछ अंदरूनी समीकरणों को लेकर कुछ तुलना करेंगे। यह तुलना इसलिए जरूरी हो गई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद और यह जो दिल्ली देहरादून हाईवे खुल गया है इसके बाद, क्योंकि अब उत्तराखंड में यह चर्चा आम हो गई है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। इसीलिए यह जो 10-11 माह की बात की जाती है चुनाव को लेकर, हो सकता है इससे पहले ही चुनाव हो जाए, समय इतना ना बचा हो। 5-5 बिंदु दोनों दलों के निकाले हैं। पहले बीजेपी की बात करते हैं और इसके बाद कांग्रेस की बात करेंगे। इन 5 बिंदुओं पर नजर डालने से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती है और कौन कितने पानी में है अभी तक यह भी समझ में आ जाता है। जो बड़े बड़े सर्वे आते हैं उन सर्वों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना भरोसा इन मौजूदा व्यवस्था को देखकर दोनों दलों के भीतर की और बाहर की और इन बिंदुओं पर किया जा सकता है। इन बिंदुओं को समझकर समझ में आता है कि दोनों दल कहां पर खड़े हैं। पहले बात बीजेपी की और बात नंबर 1, पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में बीजेपी और संघ के 5 बड़े लोग आए। 1 मोहन भागवत, 2 अमित शाह, 3 राजनाथ सिंह, 4 योगी आदित्यनाथ और 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सभी ने धामी के काम की तारीफ की। ये सभी धामी के काम के साथ खड़े दिखे और सबसे बड़ी बात, इन सभी ने कहा उत्तराखंड में जैसे यूसीसी को लागू किया गया उसी तरीके से इसको देश में लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में धामी ने संघ और बीजेपी की एक बड़ी लाइन को आगे बढ़ाया है और यह जो लाइन बढ़ाई है, यह लाइन बड़ी दूर तक जाने वाली है। संघ और बीजेपी लगातार जिन 3 बिंदुओं की बात करते रहते थे उनमें एक यूसीसी है और यूसीसी को लागू करने का रास्ता उत्तराखंड से ही निकला है और अब पूरे देश में बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में कह रहे हैं, अमित शाह बड़े बड़े इंटरव्यू में कह रहे हैं यूसीसी को लेकर। यह तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, मोहन भागवत, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी में धामी के विरोधी एकदम बैकफुट पर है। संदेश साफ है, उत्तराखंड में धामी के पीछे ही सभी को खड़ा होना पड़ेगा। नेतृत्व पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह विरोधियों को सख्त संदेश दिया गया। अभी गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जरूर कुछ संकेत दे रहे हैं, उनके संकेतों पर बात करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में यह जो बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए एक धारणा रही है कि यहां पर 5 साल कोई नहीं पूरे कर पाता और खासकर बीजेपी तो एक कार्यकाल में 3-3 बदल देती है, यह धारणा अब टूट गई है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। प्रदेश का बीजेपी का संगठन अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और कांग्रेस का उस तरह से है नहीं। सभी जरूरी पदों पर बीजेपी नियुक्ति कर चुकी है, संगठन तैयार है। चौथा बिंदु जो दिखता है, विधानसभा वाइज समीकरण साधे जा रहे हैं। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। यह बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के पूरे दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम नहीं रहे। बीजेपी विवादित नेताओं को चुनाव से दूर रख रही है, जिन पर आरोप लगे हैं या फिर जिनको लेकर कोई विवाद बन रहा है। तो 5वां बिंदु, यानी ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं को एक लाइन में ही कहा जा रहा है, बता रहा हूं मैं, और ये समझने की जरूरत है कि ये एक रणनीतिक खाका है जो साफ दिख रहा है। ये बीजेपी की अभी बात हो रही है, फिर कांग्रेस की बात करेंगे। ये एक लाइन की जो बात है, ये एक लाइन की बात दिखाता है, यह एक लाइन की बात दिखाती है कि कैसे चीजों को गहराई से देखकर समझकर फैसले लिए जा रहे हैं। 5वीं बात,
तमाम गतिरोध के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, दर्जाधारियों की नियुक्ति हो गई और इन दोनों में भी धामी की पूरी तरीके से छाप दिखी। मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में शामिल कर यह संदेश दे दिया गया कि संगठन और सरकार के लिए पार्टी में अगर कोई व्यक्ति बहुत जरूरी है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, वो किसी खास जगह के समीकरण साधने के लिए, और जो विरोध में खड़ा रहेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बीजेपी की बड़ी साफ लाइन है। अब आते हैं कांग्रेस पर। क्या कांग्रेस भी इस तरह की लाइन पर चल रही है कि जो संगठन के लिए जरूरी है उसको खास पद दिया जाएगा और जो संगठन के लिए जरूरी नहीं है, जो विरोध में खड़ा होता दिख रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या कांग्रेस इस लाइन पर चल रही है? इसीलिए कांग्रेस पर आते हैं और उन 5 बिंदुओं पर गौर करते हैं जो पिछले कुछ समय में चिन्हित होते हुए दिख रहे हैं। पहली बात, पहला बिंदु, पिछले कुछ समय में 3 बार माहौल बना उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर, और माहौल भी कोई छोटा मोटा नहीं बना, जबरदस्त हाइप बनी। पहली तब जब गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को पद सौंपे गए। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और हरक सिंह रावत को चुनाव के मैनेजमेंट का काम सौंपा गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। यह जो कुर्सी सौंपी गई इसमें हरीश रावत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन यह बात ज्यादा जोर शोर से उठाई गई कि हरीश रावत को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। और दूसरी बात, अभी जब 6 नेता ज्वाइन किए दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस में, तब भी एकदम से हाइप क्रिएट हुई। बीजेपी के नेताओं को बयान जारी करने पड़ गए कि जिन लोगों को शामिल किया इनको तो हम बहुत दिन पहले निकाल चुके थे, ये हमारे लोग नहीं है, हमारे निकाले हुए लोग हैं। उस वक्त भी एक माहौल बना, लेकिन इस माहौल को भी जमीदोज करने का काम किसने किया, इस पर आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये बीजेपी की तरफ से तो किया नहीं गया, कांग्रेस के अपने ही कैंप, खेमे, बयानबाजी, अपने ही अंदरूनी समीकरणों ने इसको भी जमीदोज कर दिया। और तीसरी बात, अभी जब प्रदेश प्रभारी 5 दिन के दौरे पर और तकरीबन 20 के आसपास सीटों के समीकरणों को समझने के लिए आई, इस बार भी बड़ा रायता फैल गया। हरीश रावत राजनीतिक अवकाश पर चले गए और केंद्र बिंदु में हरीश रावत हो गए इन तीनों ही समय पर। और जो कांग्रेस की कोशिश है, कांग्रेस का जो नेतृत्व काम करना चाह रहा है, वो माहौल बनाना चाह रहा है, वो बन ही नहीं पाया। बुरी तरीके से पूरा माहौल जमीदोज हो गया और हरीश रावत केंद्र बिंदु में हो गए। और हरीश रावत की वजह से सवाल ये उठने लगे कि क्या कांग्रेस चुनाव के पहले टूट ही जाएगी? और यह सवाल इसलिए उठ गया क्योंकि जो कहा हरीश धामी ने, धारचूला के विधायक ने, कि इस्तीफा दे देना चाहिए हरीश रावत के समर्थकों को, और जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हरीश रावत को नकारा गया तो कांग्रेस ही नहीं आएगी। दूसरी बात, कांग्रेस में सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष को कमजोर करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। यह उदाहरण के साथ, कुछ घटनाओं के साथ, कुछ आ रहे भीतर से संकेतों के साथ सीधे से समझा जा सकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि गणेश गोदियाल के फोन के बाद भी हरीश रावत माने नहीं, वो प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम में नहीं गए, उन कार्यक्रमों में नहीं गए जो 5 दिन के कार्यक्रम संगठन ने तय किए थे। तीसरी बात, प्रदेश प्रभारी और हरीश रावत के बीच मीटिंग यशपाल आर्य के घर पर रखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे संदेश गया कि यशपाल आर्य अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो बीच बचाव की भूमिका निभा रहे यशपाल आर्य निभा रहे, यशपाल आर्य ही हरीश रावत के घर पर मिलने गए। यह मीटिंग किसी होटल में भी रखी जा सकती थी जहां पर कुमारी शैलजा रुक रही थी, या वैसे भी कांग्रेस की और बीजेपी की मीटिंग होटल्स में होती रहती है। यह मीटिंग पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी रखी जा सकती थी, लेकिन यह यशपाल आर्य, भले ही यशपाल आर्य मीडिएटर हो, फिर भी रखी जा सकती थी। लेकिन इस मीटिंग से साफ साफ संदेश गया कि यशपाल आर्य बड़े हैं। और इसके अलावा चौथी बात,
हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के घर पर जाकर यह संदेश दे दिया कि गणेश गोदियाल भले ही फोन करते रहे, वो नहीं सुनेंगे और गणेश गोदियाल से अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए प्रीतम सिंह है। वो जो बातें कहना चाहते हैं वो प्रीतम सिंह के घर पर जाकर कहेंगे। वो बातें उन्हें गणेश गोदियाल के घर पर जाकर भी कही जा सकती थी। हरीश रावत जो कहना चाहते थे, माने तो प्रीतम सिंह के घर पर जाकर कही गई बातें भी बहुत साफ तो हुई नहीं कि क्या कही गई। और उसके बाद भी हरीश रावत ऐसा तो नहीं है एक पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो गए हो, जो प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम थे, और गणेश गोदियाल के फोन से भी नहीं माने। यह जो 3 बातें हैं यह साफ साफ ये दिखाती है कि क्या गणेश गोदियाल कमजोर पड़ रहे हैं या ये जो मौजूदा समय में हालात बन रहे हैं इसमें कमजोर दिख रहे हैं। पढ़ रहे हैं और दिख रहे में अंतर हो सकता है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन काम करता है। वो कमजोर पढ़ रहे में भी दिखता है और कमजोर हो गए में भी दिखता है, कमजोर किए जा रहे में भी दिखता है। तीनों के असर एक ही जाते हैं कि परसेप्शन एक ही बनता है। और 5वीं बात, कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। यह गठन ना होना भी, इससे भी यह संदेश जाता है कि गणेश गोदियाल की नहीं सुनी जा रही है। वो उस ताकतवर भूमिका में नहीं दिख रहे, आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है, तालमेल नहीं बन रहा है। किन किन के अपने अपने लोगों को कहां कहां फिट करना है ये बात तय नहीं हो पा रही है। अब आखिरी एक बात पर आते हैं। हम एक वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो देखना और सुनना चाहिए। ये करीब 10 माह पहले का वीडियो है। जनता टीवी के रिपोर्टर अरुण सैनी ने हरीश रावत से उस वक्त बात की थी। उस वक्त हरीश रावत ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। उनकी वो बात, हरीश रावत की वो बात अब पूरी तरह सच होती जा रही है, दिख रही है ऐसा, या यूं कह सकते हैं कि अपनी बात को हरीश रावत पूरी तरीके से सच साबित करते हुए दिख रहे हैं, सच होती दिख रही है। आप हरीश रावत का ये एक इंटरव्यू था, 1 to 1 था, इसका ये एक हिस्सा सुन लीजिए। इस हिस्से को सुनने के बाद 10 महीने पहले कही गई हरीश रावत की बात याद कीजिए और मौजूदा समय में कांग्रेस में पैदा हो गए हालात देख लीजिए। अब क्या माना चाहिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप धर्मपुर विधानसभा सीट से अपने सबसे छोटे बेटे अनंत रावत की पैरवी करते हुए दिखाई देंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। मगर हरीश रावत की एक आदत है, यदि कोई बहुत ज्यादा की करेगा ना, तो फिर देखेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2027 में चुनाव जीतने के सपने देख रही है। आप यह समझ सकते हैं इन बातों के जरिए जो हमने अभी की, जिन बिंदुओं को रखा। किसी भी संगठन के लिए लड़ाई 2 होती है, एक संगठन के भीतर और दूसरी संगठन के बाहर चुनावी मैदान में, खासकर राजनीति में। बीजेपी पहली लड़ाई को जीतती दिख रही है और कांग्रेस पहली लड़ाई में ही इतनी उलझती दिख रही है जिसके कारण दूसरी लड़ाई की तैयारी अभी शुरू भी नहीं होती दिख रही है, जैसे कार्यकारिणी का गठन। बाकी अभी समय है, देखते हैं आगे क्या तस्वीर बनती है, संदेश क्या आते हैं दोनों ही दलों से। नमस्कार, मैं योगेश राणा।